जय हिंद दोस्तों। क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ बता देता हूँ। देखिए, जो 24 फरवरी को आपका एग्ज़ाम होने वाला है, 24 फरवरी 2024 में आपका एग्ज़ाम होने वाला है, ठीक है। इसी महीने में ह्यूमन वैल्यूज़ एंड एनवायरमेंटल स्टडीज़ बीए, बीएससी, बीकॉम सेकेंड ईयर थर्ड सेमेस्टर का, ठीक है। सब्जेक्ट आपका को करिकुलर है और पेपर का नाम है आपका ह्यूमन वैल्यूज़ एंड एनवायरमेंटल स्टडीज़, ठीक है। ये 2022-23, ठीक है, 2 महीना पहले ही दिसंबर में इसका एग्ज़ाम हुआ है, 2023 दिसंबर में, ठीक है। 2024 में भी दोस्तों इसी टाइप के प्रश्न आपके एग्जाम में आने वाले हैं। इस प्रश्न पत्र में दोस्तों कई सारे प्रश्न ऐसे हैं जो रिपीटेड हो रहे हैं। अभी मैंने जो फर्स्ट क्लास कराया है 24 तारीख के लिए, जो आपका एग्जाम होने वाला है, उसमें जो बच्चे देखे होंगे उस पेपर को, इस क्लास में दोस्तों आपको देखने को मिलेगा कि कई सारे प्रश्न रिपीट हो रहे हैं। आपके एग्जाम में 24 फरवरी को जो एग्जाम होने वाला है, कई सारे प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे इस प्रश्न पत्र से, ठीक है। इसमें भी दोस्तों 75 क्वेश्चन है। आप लोग कमेंट करिएगा दोस्तों आपके कॉलेज में कितने प्रश्न होने वाले हैं, क्योंकि किसी कॉलेज में 75 क्वेश्चन हुए हैं, किसी कॉलेज में 100 प्रश्न पूछे जा रहे हैं, ठीक है। तो कमेंट जरूर करिएगा और मैं आपको एक जिम्मेदारी दे रहा हूं दोस्तों। देखिए, इस क्लास को शेयर जरूर करिएगा, ठीक है। व्हाट्सएप पर 5 लोगों को जरूर शेयर करिएगा। 5 दोस्त नहीं है, एक ही दोस्त है, एक ही दोस्त को शेयर करना है। जरूर शेयर करिएगा, आपकी जिम्मेदारी है और आपसे रिक्वेस्ट भी है, ठीक है। इस क्लास को जरूर शेयर करिएगा दोस्तों। आप हमारे साथ पढ़ना चाहते हैं 4th सेमेस्टर में, तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। इसमें पहला प्रश्न देखते हैं आपका क्या पूछा है। पहला प्रश्न आपका पूछा है दोस्तों, आपका मूल्य आपके डैश को आकार देता है और बदले में आपके जीवन को आकार देता है। तो दोस्तों इन चारों में से कौन सा ऑप्शन है जो आपके मूल्य, ठीक है, आपके मूल्यों को आकार देता है और बदले में आपके जीवन को भी आकार देता है। तो दोस्तों आपका फैसला जो होता है वो आपके मूल्यों को आकार देता है और आपके जीवन को भी आकार देता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है, पहला ऑप्शन, ठीक है। चलिए, कई सारे प्रश्न आपके एग्जाम में आने वाले हैं दोस्तों। इस प्रश्न पत्र से पूरा जरूर देखिएगा क्लास को, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए, दूसरा प्रश्न आपका क्या कह रहा है दोस्तों। देखिए, इनमें से किस विचार को स्वामी विवेकानंद ने अपने पूरे जीवन में उजागर किया। तो दोस्तों, अपने पर विश्वास रखो, बिल्कुल सही है। कभी भी गोपनीयता का जीवन नहीं जीना चाहिए, बिल्कुल सही है। ईमानदारी का जीवन जीना चाहिए, बिल्कुल सही है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही है। उपरोक्त सभी, ठीक है, ये सभी विवेकानंद के जीवन को, पूरे जीवन इन्होंने उजागर किया, इन सभी पॉइंट को, ठीक है। इन सभी लाइंस को अपने जीवन पर विश्वास रखना चाहिए, कभी भी गोपनीयता का जीवन नहीं जीना चाहिए, ईमानदारी से ज़िंदगी जीना चाहिए दोस्तों। बहुत ही शानदार विचार थे स्वामी विवेकानंद जी के। दूसरे का ऑप्शन नंबर डी सही है, यानी ऑप्शन नंबर चौथा, ठीक है, उपरोक्त सभी। चलिए, तीसरा प्रश्न देखते हैं आपका क्या है। डैश मानव व्यवहार के अच्छे और बुरे पहलुओं से संबंधित होता है। इन चारों में से कौन सा ऑप्शन है दोस्तों जो मानव के व्यवहार के अच्छे और बुरे पहलुओं से संबंधित होता है। तो दोस्तों जो मूल्य होता है, ठीक है, मूल्य मानव व्यवहार के अच्छे और बुरे पहलुओं से संबंधित होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट है आपका। चलिए, 4 नंबर प्रश्न देखेंगे क्या है। किसके बीच हमें सद्भावना बनाए रखना चाहिए, ठीक है। हमें किसके बीच दोस्तों सद्भाव बनाए रखना चाहिए। तो दोस्तों शरीर और जीवन के बीच सद्भाव बनाए रखना चाहिए, स्वयं और समाज के बीच भी, ठीक है, बिल्कुल सही है। जीवन और पर्यावरण के बीच भी, बिल्कुल सही है दोस्तों। ऑप्शन नंबर चौथा आपका सही है, उपरोक्त सभी। चलिए, अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। प्रश्न नंबर 5 आपका इसमें पूछा है, यह अधिकारों के संरक्षण और गलत की सजा में निष्पक्षता से संबंधित है। कौन है दोस्तों जो अधिकारों के संरक्षण और गलत की सजा में निष्पक्षता से संबंधित है। तो दोस्तों न्याय है, ठीक है। न्याय आपके अधिकारों के संरक्षण और गलत की सजा में निष्पक्षता से संबंधित होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट है आपका। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आपका देखते हैं क्या है। प्रश्न नंबर 6 आपका पूछा है दोस्तों, यह आवश्यक भौतिक सुविधाओं का अधिक होने की भावना है। तो दोस्तों इन चारों में से क्या है जो आवश्यक भौतिक सुविधाओं का अधिक होने की भावना है। तो दोस्तों जो समृद्धि होती है वह भौतिक सुविधाओं का अधिक होने की भावना होती है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट है आपका। चलिए जल्दी जल्दी देखने का प्रयास करेंगे दोस्तों। भ्रष्टाचार क्या है। तो भ्रष्टाचार दोस्तों अपने शक्ति और अधिकार का दुरुपयोग करना क्या होता है, भ्रष्टाचार होता है, ठीक है। देखिए मैं आपको इस तरह से भी पढ़ा सकता हूँ कि भ्रष्टाचार क्या है, शक्ति और धन का दुरुपयोग करना, शक्ति और अधिकार का एकाधिकार, ठीक है। फिर
अपने शक्ति और अधिकार का दुरुपयोग या उपरोक्त सभी। इस तरह से पढ़ाने में टाइम वेस्ट होता है, ठीक है, बोरिंग लगता है और बच्चों को कमेंट करते हैं सर इस तरह से मत पढ़ाइए, इसलिए मैं डायरेक्ट पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। काफ़ी आप लोग समझदार हैं दोस्तों। चलिए ठीक है, समझ जाते होंगे भ्रष्टाचार क्या है। तो अपने जीवन और एक अधिकार का दुरुपयोग करना क्या होता है भैया, भ्रष्टाचार होता है, ठीक है। प्रश्न नंबर 8 आपका पूछा है दोस्तों, निम्न में से कौन एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में जाने जाते हैं। तो दोस्तों अन्ना हजारे हैं, ठीक है। अन्ना हजारे कौन है भैया, सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में जाने जाते हैं, ठीक है। चलिए अगला इसमें मैं कुछ आपको बता देता हूं। देखिए अरविंद केजरीवाल क्या है, दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं। कुमार विश्वास एक हिंदी के सुप्रसिद्ध लेखक हैं, ठीक है, कहानीकार भी हैं। और कुमार सानू क्या है, हिंदी गीतकार हैं, ठीक है, गायक हैं ये कुमार सानू जी, ठीक है। अन्ना हजारे क्या है, सामाजिक कार्यकर्ता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं आपका क्या है, 9 नंबर प्रश्न क्या है, किन्होंने भारतीय संस्कृति और पाश्चात्य संस्कृति के बीच सेतु का निर्माण किया। तो दोस्तों स्वामी विवेकानंद जी ने, ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है आपका। चलिए 10 नंबर प्रश्न क्या है, नेपोटिज्म क्या है। तो आप सभी लोग जानते होंगे दोस्तों नेपोटिज्म क्या होता है। नेपोटिज्म वो होता है दोस्तों, देखिए ऑप्शन नंबर 4 इसमें है, ठीक है, दोस्तों या रिश्तेदारों को काम पर रखना और पक्षपात दिखाना, ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल करेक्ट है आपका। जैसे एक तरह से मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए क्रिकेट में क्या होता है, मान लीजिए सचिन तेंदुलकर के लड़के हैं अर्जुन तेंदुलकर, ठीक है, वो क्या करते हैं, वो आईपीएल में मुंबई की तरफ से खिलाते हैं, तो वो क्या है एक तरह से पक्षपात माना जाएगा, ठीक है। और बॉलीवुड में भी ऐसा होता है, ठीक है, कि मेरा लड़का, मैं हीरो हूँ तो मेरा लड़का भी हीरो बनेगा, ठीक है, बाकी किसी को और मौका नहीं दिया जाता है। बहुत ही रेयर केस होता है। सुशांत सिंह राजपूत इसके खिलाफ बहुत थे, आप लोग जानते होंगे। चलिए 11वां नंबर प्रश्न क्या है, नेपोटिज्म के खिलाफ थे वो, ठीक है, सुशांत सिंह राजपूत। 11वां प्रश्न क्या है, व्यवसाय का सामाजिक उत्तरदायित्व किस पर आधारित होता है। तो दोस्तों यह सेवा उद्देश्य पर और ट्रस्टीशिप पर, ठीक है, ट्रस्टीशिप सिद्धांत पर और सेवा उद्देश्य पर, दोनों पर सामाजिक उत्तरदायित्व आधारित होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही हो जाएगा, 2 और 3 दोनों। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे क्या है, 12 नंबर प्रश्न है, विधायी कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व वाला विश्व का एकमात्र देश है। तो दोस्तों हमारा प्यारा देश भारत है, ठीक है, भारत देश है हमारा। तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा दोस्तों, शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे क्या है, 13 नंबर प्रश्न है आपका। देखिए ये जो फुल फॉर्म है दोस्तों, ये आपका 100% एग्जाम में आने वाले हैं। फुल फॉर्म जो है, ठीक है, ये प्रश्न बार बार एग्जाम में रिपीट हो रहे हैं, ठीक है। सीएसआर का फुल फॉर्म क्या होता है या फिर सीएसआर का क्या तात्पर्य है, इस तरह से प्रश्न पूछेगा। तो कारपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है, कारपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। एक बात और, देखिए जो हिंदी के छात्र हैं केवल हिंदी को देख करके मत लगाइएगा, ठीक है, इंग्लिश जरूर देख लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि हिंदी में क्या हो रहा है कि कभी कभी सेम लिख दे रहा है। जैसे कारपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ भी लिखा रहेगा और यहाँ 3 नंबर पे भी लिख देगा, इंग्लिश में चेंज कर दे रहा है, ठीक है। तो बहुत ध्यानपूर्वक आप लोग देखिएगा, कारपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है आपका। चलिए 14 नंबर प्रश्न क्या है, देखिए जो पहला क्लास मैंने कराया था उसमें मैंने काफ़ी अच्छी तरीके से बताया गया था कि इंग्लिश वाला ज़रूर पढ़िएगा दोस्तों, ठीक है। चलिए 14 नंबर प्रश्न आपका पूछा है, कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व शब्द निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो दोस्तों यह नैतिक आचरण, पर्यावरणीय अभ्यास और सामुदायिक निवेश, इन तीनों से संबंधित है। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा, उपरोक्त सभी। चलिए प्रश्न नंबर 15 देखेंगे क्या है, घूसखोरी क्या है, ठीक है, घूसखोरी क्या है भैया। तो घूसखोरी है पक्षपात के बदले किसी को धन देना, ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट है आपका। चलिए जल्दी जल्दी देखने का प्रयास करेंगे। 16 नंबर प्रश्न है, घूसखोरी या फिर रिश्वत अधिनियम कब बनाया गया था। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए भी, ठीक है। तो 2010 में दोस्तों घूसखोरी या फिर रिश्वत अधिनियम बनाया गया था। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे क्या है, 17 नंबर प्रश्न है। देखिए ये 100% हर एग्जाम में ये रिपीट हो रहा है, ठीक है। अजीम प्रेमजी किस कंपनी से संबंधित है। फर्स्ट क्लास में भी मैंने अभी आपको कराया है, विप्रो से संबंधित है, ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है आपका। ये हर एग्जाम में पूछ रहा है, तो याद रखेंगे इस प्रश्न को। चलिए 18वां नंबर प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से किसका व्यक्ति के पूर्वाग्रह पर प्रभाव पड़ता है। तो दोस्तों
जो माता पिता का होता है, मित्र का होता है, मीडिया का होता है, इन सभी का क्या है, इन सभी का दोस्तों व्यक्ति के पूर्वाग्रह पर प्रभाव पड़ता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। चलिए 19 नंबर प्रश्न देखेंगे क्या है, निम्न में से कौन से पाप महात्मा गांधी द्वारा दिए गए हैं। तो दोस्तों नैतिकता के बिना वाणिज्य, मानवता के बिना विज्ञान और चरित्र विहीन ज्ञान। ठीक है, इन चारों को दिया है, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट है आपका। चलिए 20 नंबर प्रश्न देखेंगे आपका क्या है, एपीजे अब्दुल कलाम ने मूल्य आधारित शिक्षा के बारे में क्या कहा। तो दोस्तों इन्होंने कहा कि माता पिता और शिक्षकों को बच्चों में नैतिक नेतृत्व विकसित करना चाहिए। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है आपका। प्रश्न नंबर 21 आपका पूछा है दोस्तों, सूचनाओं, विचारों, व्यक्तिगत संदेशों और अन्य सामग्री को साझा करने वाले समुदाय सामूहिक रूप से जाना जाता है। तो सामाजिक मीडिया के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है आपका। चलिए प्रश्न नंबर 22 देखेंगे आपका क्या पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सा सोशल मीडिया पर अनुसरण करने के लिए एक अच्छी युक्ति है। तो दोस्तों केवल वही लोग फॉलो करें जिन्हें आप जानते हैं, बिल्कुल। दूसरा है एक मजबूत पासवर्ड का प्रयोग करें, ठीक है। गोपनीयता सेटिंग से अवगत रहें, बिल्कुल सही है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा दोस्तों, उपरोक्त सभी। ऑप्शन नंबर 4 है उपरोक्त सभी, ठीक है। 23 नंबर प्रश्न आपका क्या पूछा है, अवांछित इलेक्ट्रॉनिक संदेशों को विशेष रूप से विज्ञापन को किस रूप में जाना जाता है। तो दोस्तों स्पैम के रूप में जाना जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट है आपका। 24 नंबर प्रश्न देखेंगे आपका क्या पूछा है, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर क्या है। तो दोस्तों जो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर होता है वह सॉफ्टवेयर जो आपके डिवाइस को वायरस और मालवेयर से बचाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है आपका। चलिए 25 नंबर प्रश्न देखेंगे क्या है, देखिए FSSAI, ठीक है। FSSAI यानी FSSAI का पूर्ण रूप क्या है, इसका फुल फॉर्म पूछा है दोस्तों। इसका फुल फॉर्म होता है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड, ठीक है, अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है आपका, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे आपका क्या है, 26 नंबर प्रश्न है ISI, ठीक है। ISI का पूर्ण रूप क्या है, ISI का फुल फॉर्म पूछ रहा है दोस्तों यहाँ पर क्या है। तो इंडियन स्टैंडर्ड्स इंस्टीट्यूट, ठीक है, भारतीय मानक संस्थान। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट है आपका। मैंने बोला दोस्तों कि आप इंग्लिश वाला ज़रूर देखेंगे, ये बात हमेशा ध्यान में रखेंगे, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, 27 नंबर प्रश्न क्या है, ऑर्गेनिक और नॉन ऑर्गेनिक फूड में मुख्य अंतर क्या है। तो दोस्तों इसमें मुख्य अंतर होता है कीटनाशकों का उपयोग करना, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है आपका। प्रश्न नंबर 28 आपका पूछा है दोस्तों, निम्न में से कौन जो आमतौर पर अधिक महंगा होता है। तो दोस्तों ऑर्गेनिक फूड आमतौर पर अधिक महंगा होता है इन सभी से। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट है 28 का। जल्दी जल्दी देखने का प्रयास करेंगे। 29 नंबर है, महात्मा गांधी ने भगवत गीता को क्या कहा था। 100% ये प्रश्न रिपीट हो रहा है, तो सार्वभौमिक माँ कहा था। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट है आपका। चलिए 30 नंबर प्रश्न क्या है, इनमें से कौन सा नैतिक संहिता के अंतर्गत नहीं आता है। तो दोस्तों जीवन शैली जो है, ठीक है, लाइफ स्टाइल क्या है, यह दोस्तों नैतिक संहिता के अंतर्गत नहीं आता है। बाकी जो वैधता है, सहकर्मी के लिए सम्मान है और क्षमता, ये सभी क्या है, नैतिक संहिता के अंतर्गत आता है, ठीक है। जीवन शैली नहीं आता है, लाइफ स्टाइल। चलिए 31 नंबर प्रश्न देखेंगे क्या है, देशों के बीच तेजी से एकीकरण या अंतर संबंध कहलाता है। तो भैया यह भूमंडलीकरण या वैश्वीकरण कहलाता है। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है आपका। चलिए जल्दी जल्दी देखने का प्रयास करेंगे। 32 नंबर प्रश्न है, निजीकरण किसके द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। दोस्तों निजीकरण जो होता है पट्टा के द्वारा, ठीक है, फ्रेंचाइजी के द्वारा भी ले सकते हैं और अनुबंधों के द्वारा भी, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा, उपरोक्त सभी। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, 33 नंबर प्रश्न क्या भैया, यहाँ आपका FDI का फुल फॉर्म पूछ रहा है। FDI स्टैंड फॉर, यानी FDI का आशय क्या है, फुल फॉर्म क्या है। तो उसका फुल फॉर्म होता है दोस्तों फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, ठीक है, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश बोलते हैं। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है आपका। प्रश्न नंबर 34 आपका पूछा है दोस्तों, विनिवेश का अर्थ सार्वजनिक निवेश को क्या करना है, बेचना है। तो दोस्तों जो विनिवेश का अर्थ सार्वजनिक निवेश को निजी उद्यम को बेचना होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है आपका। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे क्या है,
प्रश्न नंबर 35 है, किसके आमतौर पर सामाजिक और आर्थिक नीतियों के क्षेत्र में सरकारी प्रतिबंध की छूट को संदर्भित करता है? तो दोस्तों जो उदारीकरण होता है, ठीक है, लिबरलाइजेशन जिसे बोलते हैं, ये उदारीकरण आमतौर पर क्या होता है, सामाजिक और आर्थिक नीतियों के क्षेत्र में सरकारी प्रतिबंध की छूट को संदर्भित करता है। ठीक है, चलिए 36 नंबर प्रश्न देखेंगे आपका क्या है, वैश्वीकरण भूमंडलीकरण शब्द का वर्णन करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सबसे अच्छा है? तो दोस्तों सबसे अच्छा है आपका राष्ट्रीय सीमाओं के पार वस्तुओं, सेवाओं, लोगों, पूंजी और सूचनाओं का आदान प्रदान करना। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है आपका। चलिए 37 नंबर प्रश्न देखेंगे क्या है, 37 नंबर, चयन करने की प्रक्रिया कहलाती है भैया, चयन करने की प्रक्रिया कहलाती है आपका डिसीजन मेकिंग। ठीक है, निर्णय लेना, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट है आपका। चलिए 38 नंबर प्रश्न देखेंगे, डैश कृषि उत्पादकों के लिए प्रमाणन चिन्ह है? तो दोस्तों एगमार्क है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है आपका। 39 नंबर प्रश्न क्या है, सीएनजी को पेट्रोल की तुलना में क्यों प्राथमिकता दी जाती है? तो दोस्तों ये सबसे कुशल से जलता है। ठीक है, आसानी से यह जलता है। देखिए सीएनजी के यहाँ फुल फॉर्म दिया है, इसे भी याद रखिएगा, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, 40 नंबर प्रश्न क्या है, वायु प्रदूषण का पौधों पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो दोस्तों फसलों की वृद्धि और उपज को कम कर देता है ये। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है आपका। 41 नंबर प्रश्न क्या है, 41, सतत पोषणीय विकास क्या है? तो दोस्तों संसाधनों के उपयोग की आवश्यकता को संतुलित करना और भविष्य के लिए उनका संरक्षण भी करना। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है आपका। चलिए 42 नंबर प्रश्न देखेंगे, सतत पोषणीय विकास लक्ष्य की अवधारणा संबंधित है? तो यह दोस्तों संसाधनों के संरक्षण से संबंधित है, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है आपका। अगला प्रश्न देखेंगे क्या है, 43 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सतत विकास के 3 स्तंभों में से नहीं है? तो दोस्तों सामाजिक, पर्यावरणिक और आर्थिक ये तीनों है, राजनीतिक नहीं है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा आपका। 44 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अति जनसंख्या का परिणाम है? तो दोस्तों भूमि एवं अन्य नवीकरणीय संसाधनों पर दबाव बनाना क्या है, अति जनसंख्या का परिणाम होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट है आपका 44 का। चलिए 45 नंबर प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन अधिक जनसंख्या का एक समाधान हो सकता है? तो यौन शिक्षा का ज्ञान देना। ठीक है, अधिक जनसंख्या का समाधान हो सकता है। चलिए 46 नंबर प्रश्न देखेंगे, एक व्यक्ति के जीने की उम्मीद की जाने वाली औसत संख्या कहलाती है? तो औसत संख्या जीवन प्रत्याशा कहलाती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा आपका। 47 नंबर प्रश्न देखेंगे, निम्न में से कौन सा वर्ष 2030 तक प्राप्त करने के लिए लक्षित सतत विकास लक्ष्य नहीं है? तो दोस्तों कौन सा नहीं है? तो अंतरिक्ष अनुसंधान। ठीक है, स्पेस रिसर्च, ऑप्शन नंबर 4 सही है आपका। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, 48 नंबर प्रश्न क्या है, रियो शिखर सम्मेलन 1992 का एजेंडा 21 संबंधित है? तो दोस्तों सतत विकास से संबंधित है, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है आपका। तो ये प्रश्न रिपीट हुआ है। ठीक है, चलिए पहले वाला क्लास को जरूर देखिए लीजिएगा। ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे दिया हूँ प्लेलिस्ट का, वहाँ से जा करके आप पूरी क्लास को देख सकते हैं। चलिए 49 नंबर प्रश्न है, किस पारिस्थितिकी तंत्र में अधिक बायोमास है? तो दोस्तों वन पारिस्थितिकी तंत्र में अधिक, ठीक है, वन पारिस्थितिकी तंत्र में अधिक बायोमास होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है आपका। 50 नंबर प्रश्न देखेंगे क्या है, CPCB। ठीक है, CPCB स्टैंड फॉर या फिर मतलब CPCB का वो यहाँ पर फुल फॉर्म पूछ रहा है, तो याद रखिएगा सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। ठीक है, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड जिसे बोलते हैं, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है बिल्कुल। चलिए 51 नंबर प्रश्न देखेंगे क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा पिरामिड एक प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र में कभी भी उल्टा नहीं हो सकता है? तो दोस्तों ऊर्जा का पिरामिड। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट है आपका। ये रिपीटेड क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, देखिए जो रिपीटेड क्वेश्चन है बार बार आएंगे आपके एग्जाम में। ठीक है, झीलों और महासागरों के सतही जल पर सर्वाधिक प्राथमिक उत्पादकता किसके द्वारा होती है? तो दोस्तों यह पादप प्लवक के द्वारा होती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट है आपका। चलिए 53 नंबर प्रश्न देखेंगे, 53, निम्न में से कौन जनसंख्या की विशेषता
नहीं है। तो भैया आपका जो स्तर विन्यास होता है ये जनसंख्या की विशेषता नहीं है। बाकी जन्म दर, मृत्यु दर, लिंग अनुपात ये क्या है? जनसंख्या की विशेषता है। 54 नंबर प्रश्न देखेंगे, एक पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा प्रवाह डैश होता है। तो एक पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा प्रवाह दोस्तों हमेशा एक दिशा में होता है। ठीक है, एक दिश होता है, हमेशा एक दिश। ठीक है, एक ही दिशा में। ये रिपीटेड क्वेश्चन है। चलिए, फर्स्ट क्लास में भी ये प्रश्न आया था आपका। 55 नंबर प्रश्न है, किसी जीव या समुदाय के प्राकृतिक स्थान के रूप में जाना जाता है। तो दोस्तों प्राकृतिक वास के रूप में जाना जाता है। ठीक है, हैबिटेट जिसे बोलते हैं। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट है आपका। अगला प्रश्न देखेंगे क्या है। 56 नंबर प्रश्न है भैया, 56 नंबर, निम्नलिखित में से किसे अधिकतम ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो दोस्तों जो प्राथमिक उत्पाद होते हैं, ठीक है, प्राइमरी प्रोड्यूसर होते हैं, इन्हें क्या होता है? अधिकतम ऊर्जा की आवश्यकता होती है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। 57 नंबर प्रश्न क्या है। एनजीटी, ठीक है, एनजीटी ने किस वर्ष सामग्री से बनी पतंग की डोर पर प्रतिबंध लगाया था? ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो नायलॉन। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है आपका। 58 नंबर प्रश्न है दोस्तों आपका। इसमें 58 नंबर प्रश्न मैं इसे थोड़ा आगे करता हूँ। ठीक है, एनजीटी ने किस नदी के बाढ़ क्षेत्र में खुले में शौच और कचरे के डंपिंग पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो दोस्तों यमुना नदी। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है आपका। देखिए जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं भैया, उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। ठीक है, एनजीटी ने वायु प्रदूषण के गंभीर स्तर पर पहुंचने पर कौन से उपाय करने के संकेत दिए हैं? तो दोस्तों प्रदूषण फैलाने वाली बिजली संयंत्रों को बंद करने के लिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है आपका। प्रश्न नंबर 60 देखेंगे आपका क्या है। 60 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा पौधा ओजोन प्रदूषण के संकेतक के रूप में सहायता करता है? तो दोस्तों यह आपका टमाटर, तंबाकू, ठीक, और तरबूज, ये तीनों करते हैं भैया। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा आपका। 4 नंबर करेक्ट हो जाएगा उपरोक्त सभी। चलिए 61 नंबर प्रश्न क्या है आपका। जैव विविधता के संरक्षण के लिए निम्नलिखित में से कौन सी एक महत्वपूर्ण रणनीति है? तो दोस्तों जीवमंडल रिजर्व, ठीक है, बायोस्फीयर रिजर्व क्या है? जैव विविधता के संरक्षण के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रणनीति है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 62 नंबर प्रश्न देखते हैं। 62 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो भैया जो आपका नाइट्रोजन है ग्रीन हाउस गैस नहीं है। मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ये क्या है? ये तीनों ग्रीन हाउस गैस है। ठीक है, नाइट्रोजन ग्रीन हाउस गैस नहीं है। चलिए 63 नंबर प्रश्न देखेंगे। चिपको आंदोलन मूल रूप से निम्न में से खिलाफ था। ठीक है, चिपको आंदोलन से दोस्तों इन चारों में से क्या खिलाफ था? तो वनों की कटाई। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट है आपका। अगला प्रश्न देखेंगे। 64 नंबर क्या है भैया, जल्दी जल्दी देखेंगे। विविधता की हानि के कारण हैं। तो दोस्तों वनों का विनाश करना, पर्यावरणीय प्रदूषण और जीवों के प्राकृतिक आवासों का विनाश करना, ये सभी क्या है? विविधता की हानि का कारण होते हैं। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा उपरोक्त सभी। प्रश्न नंबर 65 देखेंगे। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसका मुख्य उद्देश्य था भैया ओजोन परत की सुरक्षा करना। ठीक है, सुरक्षा करना, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है आपका। प्रश्न नंबर 66 है आपका, यहाँ पर पूछा है EIA का विस्तार किया जा सकता है। फुल फॉर्म पूछा है आपका यहाँ पर। तो इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट, ठीक है, पर्यावरण प्रभाव आकलन, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है आपका। अगला प्रश्न देखेंगे क्या भैया। 67 नंबर, निम्नलिखित में से कौन ताजमहल को पीला करने के लिए उत्तरदायी है? बताइए। बिल्कुल सही है भैया, सल्फर डाइऑक्साइड क्या है आपका? ये ताजमहल को पीला करने के लिए उत्तरदायी है। अगला प्रश्न देखेंगे। 68 नंबर प्रश्न है आपका, वायु गुणवत्ता सूचकांक क्या है? तो यह दोस्तों यह वायु प्रदूषण को मुख्य रूप से हवा में सल्फर सामग्री को मापता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट है आपका। प्रश्न नंबर 69 है, विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। तो 5 जून को मनाया जाता है भैया। ठीक है, यहाँ पर आपका 1 लिख दिया है, यहाँ पर ठीक है 1 लिख दिया है। 5 जून को मनाया जाता है, 15 जून यहाँ पर लिख दिया है, गलती से वो एग्जामिनर से हो गया। ठीक है, जो छपाई में हो गया उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। बाकी आप जानिए 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। ठीक है, चलिए 70 नंबर प्रश्न देखेंगे। भारत में राष्ट्रीय पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 1986 में भैया। ठीक है, 70 का ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट है आपका। प्रश्न नंबर 71 आपका पूछा 71 नंबर दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो जलवाष्प क्या भैया? ग्रीन हाउस गैस नहीं है। बाकी कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और ईथेन क्या है? ग्रीन हाउस गैस है।
चलिए अगला प्रश्न देखेंगे क्या है। 72 नंबर प्रश्न है, क्योटो प्रोटोकॉल संबंधित है। तो दोस्तों यह ग्रीन हाउस गैस से संबंधित होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट है आपका बिल्कुल। चलिए 73 नंबर प्रश्न देखेंगे, किसने पतंग उड़ाने में इस्तेमाल होने वाले मांझे पर प्रतिबंध लगा दिया। तो दोस्तों एनजीटी ने लगाया है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे क्या है। प्रश्न नंबर 74 है दोस्तों, 74 नंबर, राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण अधिनियम 2010 कब अस्तित्व में आया। तो यह भैया आया था आपका 18 अक्टूबर सन 2010 को। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल करेक्ट है आपका। अगला प्रश्न देखेंगे आपका क्या है, लास्ट प्रश्न है दोस्तों 75 नंबर प्रश्न क्या पूछा है, CITES। ठीक है, यहाँ पर एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है। तो दोस्तों लुप्त प्राय पौधों और जानवरों को संरक्षण पर दोस्तों यह दोस्तों एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है। ठीक है, CITES। देखिए जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है दोस्तों, वेरी वेरी। ठीक है, जो मैंने आपको जिम्मेदारी दी है मुझे उम्मीद है आप शेयर जरूर करेंगे और आपसे रिक्वेस्ट भी है। ठीक है, पढ़ना चाहते हैं दोस्तों 4th सेमेस्टर में हमारे साथ तैयारी उसकी भी चल रही है, 4th सेमेस्टर की भी। ठीक है, तो दोस्तों जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।